हेलो स्मिता मैम। Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा, टुडे हम लोग दो सैंपल एनालिसिस करेंगे। एंड फिर से कह देता हूँ, ये सैंपल जो है हम लोग एनालिसिस करते हैं। देखिए, यू ऑल हैव यू ऑल आर हैविंग सो मच नॉलेज अबाउट ग्राफोलॉजी और हैंडराइटिंग एनालिसिस। तो हम लोगों का एक एक टारगेट होता है कि एक एक तरीका से सैंपल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं जो जो सैंपल एनालिसिस एक एक दिन एक एक तरीका से करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप भी नोटिस कर चुके हो शायद कि एक एक दिन एक एक सैंपल एक एक तरीका से मैं एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। तो मैं सबको कहूँगा, अपने हैंडराइटिंग जब हम एनालिसिस करेंगे, हेलो रंजीत सर, गुड इवनिंग। सो जब भी हम एनालिसिस करेंगे कोई भी हैंडराइटिंग, तो हम लोगों को बस याद रखना चाहिए कि उस हैंडराइटिंग का एक्चुअल टारगेट क्या है, वो किस लिए आपके पास आया है, ठीक है। वो जब आते हैं, कोई भी क्लाइंट आपके पास जब आते हैं, हो सकता है कोई हैंडराइटिंग से आपको नजर में आ रहा है कि द क्लाइंट हैज मर्डर्ड समवन, ठीक है। वो किसी मर्डर के लिए मर्डर किया है किसी को, लेकिन वो आपके पास आया है, हो सकता है उसको माइग्रेन प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो आपको हैंडराइटिंग से उसके साथ वो मर्डर किया है क्या, उसका पर्सनल लाइफ क्या है, वॉट एवर, अब बस देखोगे, लेकिन टोटली साइलेंट होके रहना चाहिए, ठीक है। किसी को अपना एक्सपर्टाइज शो ऑफ नहीं करना है कि उसने मर्डर किया है या कुछ भी किया है, लेकिन वो तो आया है आपके पास माइग्रेन प्रॉब्लम के लिए। तो particular focus on the migraine problem, why it's happening to him, what is the mystery, what is the source of migraine problem, and whatever. Is it clear to all? So we should not show our expertise to any person. Understood? अच्छा, तो जैसे हम लोग सैंपल एनालिसिस जब हम करते हैं, हम लोगों का एक स्पेसिफिक टारगेट होता है, एंड इसी टारगेट के ऊपर डिपेंड करके हम लोग एक एक दिन एक एक तरीका से सैंपल एनालिसिस करते हैं। अंडरस्टूड? जैसे आज जो सैंपल दिखा रहा हूं मैं, लेट मी शेयर द स्क्रीन। हेलो गौतम सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। बहुत फ्रेश लग रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, दिस इज आवर टुडे सैंपल। इस सैंपल को आज हम एनालिसिस करेंगे, एंड इसको मैं सबको कहूंगा थोड़ा हेल्प करने के लिए, आपको इसमें से क्या क्या चीज दिख रहा है, प्लीज लेट अस नो, देन आई एम गोइंग टू। Sir, what is our target today? एग्जैक्टली, वेरी गुड क्वेश्चन। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि आज हम लोगों का टारगेट क्या है। सी, इस हैंडराइटिंग से हम लोगों को एक्चुअली टारगेट, वॉट एवर द टारगेट, मैं सबसे पहले कहूंगा कि ये एक 20 साल की एक लड़की है जिसका ये हैंडराइटिंग है, एंड ये आई थी मेरे पास। वो रीजन मैं थोड़े बाद बता रहा हूँ, ठीक है। जस्ट आफ्टर सम टाइम आई एम टेलिंग यू, सो दैट आप सबको हेल्प हो जाए। अंडरस्टूड? तब एग्जैक्ट टारगेट मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहले, एक अननोन सैंपल अगर आपके सामने आता है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, बताइए, कोशिश कीजिए सब। मार्जिन, मार्जिन, वेरी गुड। Plant स्लांट, ओके। बेस लाइन, size, ओके। size, plant margin. साइज, स्लांट, मार्जिन। अच्छा ठीक बेस है। लाइन। बेस लाइन, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो जैसे यहाँ पे आपको मार्जिन क्या दिख रहा है? बहुत नैरो है। बहुत ज्यादा लेफ्ट नैरो मतलब है। ऑल साइड टॉप भी नैरो है, राइट भी नैरो है, लेफ्ट भी नैरो है, बॉटम तो ओके। खैर ओके, डेफिनेटली। ऑल साइड नैरो मार्जिन, तो कैरेक्टर क्या हो सकता है? इट्स वेरी Doesn't have मीन्स time for others. Yeah. वेरी स्टिक टू पास्ट ऑल्सो। राइट। वर्कहोलिक होते हैं लोग, वर्कहोलिक राइट। भी होते हैं।
राइट और बेस लाइन जो है वो नीचे जाके ऊपर आ रहा है, तो फाइट बैक स्पिरिट है लाइफ में। राइट, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा और डीप एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज देखना है कि लेफ्ट मार्जिन अगर बहुत ज्यादा लेफ्ट से कोई शुरू करता है जो हैंड राइटिंग, इन लोगों का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअल प्रॉब्लम इज हम लोगों का जो स्टैंडर्ड मार्जिन होता है वहां पे एक हमारे ब्रेन में एक इलेक्ट्रोकॉग्निटिव करंट होता है, अंडरस्टूड। एक इलेक्ट्रोकॉग्निटिव करंट होता है जो एक लक्ष्मण रेखा बन के हमारे सामने आता है। दैट इज स्टैंडर्ड लेफ्ट मार्जिन, 1 इंची स्टैंडर्ड लेफ्ट मार्जिन, अंडरस्टूड। जो एक लक्ष्मण रेखा होता है, एंड उसको अगर क्रॉस करके लेफ्ट से जितना लेफ्ट में हम जाएंगे, वो करंट और उसका पावर और उसका वोल्टेज जो होता है वो हमारे दिमाग में और बढ़ता रहेगा। इज इट क्लियर? तो एक चीज सबको बता देता हूँ सबसे पहले ही, कि जो आपके पास हैंडराइटिंग से पूर्वा जी, आप कह रहे थे हमारा टारगेट क्या है आज, ठीक है, हैंडराइटिंग ठीक है। एनालिसिस क्या। तो टारगेट से पहले आपको, आपके सामने जो आई है ये लड़की, 20 साल की लड़की है, आपने एक बार देख के ही आपको समझ में आ गया कि उसके दिमाग में हाई वोल्टेज करंट गुजर रहा है ना, अंडरस्टूड। ये क्या? वॉट एवर द करेक्ट। प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम की अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हाई वोल्टेज करंट का मतलब होता है हमारे ब्रेन जो सेल है इसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, नेगेटिव इफेक्ट, अंडरस्टूड। तो बाकी जो जो आप सबने, जैसे गौतम सर ने कहा, तो ये जो जो कहा ऑब्वियसली ट्रू, लेकिन उसका सोर्स क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। कैरेक्टर कैरेक्टर इज लाइक दैट बिकॉज आपका ये जो इलेक्ट्रो कॉग्निटिव करंट है, इसका पावर है ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम ऐड कर देते हैं, जैसे दिमाग में पावर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक पावर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, तो उसी तरीके से हमारे दिमाग में ये हैंडराइटिंग से इसका लेफ्ट मार्जिन इज टोटली वेवी, दैट मींस स्ट्रेट नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा वो अपने मन को एंड बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या होगा, जिसका मन एंड बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है, तो वो क्या करेगी। इतना देखिए, ब्रेन में बहुत टेंशन है, ब्रेन में बहुत टेंशन है उसकी, ठीक है, एंड उसके साथ कंट्रोल करने का एबिलिटी चला जा रहा है, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, प्रॉब्लम क्या क्या आ सकता है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन में हेडेक आ सकता है, माइग्रेन प्रॉब्लम कैन बी पॉसिबल, ठीक है, एंड और भी कई सारे, इन सब प्रॉब्लम की वजह से हेयर फॉल भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का बहुत छोटा छोटा सिम्टम आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन द सोर्स इज दिस इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ ऑल प्रॉब्लम। अभी क्लियर हुआ? फिर सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी एंड वल्नरेबिलिटी भी आएगा ना यहाँ यस, पर? 100%, 100% आएगा, 100%। ओके, और एक पॉइंट मैंने मिस किया, जो डिस्कनेक्शन है यहाँ पर, डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग है मे बी। राइट राइट, डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग, नॉट ओनली डिस्कनेक्टेड, इसका लेफ्ट मार्जिन बहुत नैरो है, वेवी है, बेस लाइन भी वेवी, ठीक है। तो उसके लाइफ में मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी दोनों ही इम्बैलेंस्ड है, ठीक है। किसी के भी लाइफ में ये अगर इम्बैलेंस होता है, दोनों अगर इम्बैलेंस होता है, तो उसका लाइफ इज जस्ट लाइक ए, हमेशा फाइट चलता है, फाइट। वो अगर जीत जाएगा तो एक बार फाइट जीतेगा तो नेक्स्ट और फाइट वेट कर रहा है, ठीक है। फाइट करते करते उसके आगे बढ़ना पड़ेगा, एंड कभी जीतेगा कभी हारेगा, कभी जीतेगा कभी हारेगा, और कभी कभी टोटल हमेशा ही हारता ही चला जाएगा। पूरे लाइफ इज जस्ट लाइक ए, तबाह हो सकता है उसके लाइफ भी, अगर मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी अगर इम्बैलेंस होता है किसी का भी, अंडरस्टूड। अच्छा, तो अभी देखिए वो लड़की मेरे पास क्यों आई थी, मेरे पास आई थी इसलिए कि उसका क्या था, 1 सेकेंड, स्टोमक, स्टोमक प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, एसिडिटी, ठीक है, हेडेक था दिमाग में,
एंड माइग्रेन प्रॉब्लम था, हेयर फॉल, करियर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, करियर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड कभी कभी वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है उसके बॉयफ्रेंड के साथ, बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है उसके बॉयफ्रेंड के साथ, ठीक है। एंड बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा रिलेशनशिप इश्यूज रहता है, क्योंकि वो उसके अंदर एक सेक्सुअल फियर है, इंटीमेट होने का एक फियर है उसको। वो कह रही थी मुझे कि मुझे किसी भी हालत में ये सेक्सुअल इंटरकोर्स का डर है, आई कैन इमेजिन, और आई कैन, मैं उसको एक फैंटेसी की तरह देखता हूँ, लेकिन खुद जब करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, सो आई रिजेक्टेड ऑलवेज। तो इन सब की वजह से उसके बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हो रहा है अभी। तो इन सब प्रॉब्लम लेके वो आई थी मेरे पास, एंड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था उसका गुस्सा, बहुत हाई एंगर है एंड बहुत इमोशनल है, कभी भी रो सकती है, कभी भी किसी को प्यार करते हैं तो सब कुछ भूल के प्यार करेगा, ठीक है। सैड हो जाएगा तो बहुत ज्यादा सैड हो सकती है, अंडरस्टूड ऑल। तो सपोज एक क्वेश्चन है सबके लिए क्वेश्चन। देखिए यहाँ से गुस्सा सबको दिख रहा है, क्योंकि इसका हैंडराइटिंग में क्या है, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, जैसा मैंने कहा, बेस लाइन कहा, राइट मार्जिन इज वेरी नैरो एंड डिस्टर्ब राइट मार्जिन, लाइन स्पेस इज वेरी वाइड। लाइन स्पेस को नोटिस कीजिए, लाइन, दोनों लाइन के बिटवीन जो गैप है, देखिए, इजंट इट वाइड, वाइड हो रहा है ना, वाइड लाइन स्पेस, उसके साथ हो रहा है लोअर जोन वेरी वीक। लोअर जोन को नोटिस कीजिए, बहुत वीक है इसका लोअर जोन, ठीक है, लोअर जोन बहुत वीक है। और भी मैं बाद में आता हूं जो बाकी कैरेक्टर है, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन था, यस पूर्वा, यू आर आस्किंग समथिंग। सर यहाँ पर क्या मल्टी स्लैंट है? हाँ, मल्टी स्लैंट हो सकता है, मैंने नोटिस नहीं किया। हाँ हाँ है शायद मल्टी स्लैंट, हाँ हो सकता है, कुछ कुछ है, बहुत ज्यादा नहीं है, कभी कभी है मल्टी स्लैंट, ठीक है कहा। तो इसलिए जो वाई है ना, वाई वो तो राइट स्लैंटेड हो रहा है एंड बाकी सब कुछ लेफ्ट राइट स्लैंटेड हो रहा राइट, है। हाँ ठीक ही कहा आपने, राइट। अभी देखिए जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा था कि ये अगर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है या इमोशनल है, इसके पीछे क्या एक्चुअल रीजन क्या है, कोई बताइए। इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी, राइट। ये इनसिक्योरिटी पार्ट को मैं नेक्स्ट सैंपल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एरिया एंड बिग एरिया, आई एम टेलिंग यू इन डिटेल। एंड और बताइए, एंगर किसके वजह से यहाँ पे हो रहा है, व्हाट कैन बी द रीजन। आई में स्लैश से। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं हैंडराइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा। मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। एंगर सर किसको, ये एक्चुअली राइट मार्जिन भी नैरो है कि आगे बढ़ना चाहते हैं, पर पास्ट अटैचमेंट इतना ज्यादा है कि वो बढ़ भी नहीं पा रहा है, राइट तो आगे पीछे ऐसा हो रहा है। राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं जो पूछ रहा था कि हम लोगों को गुस्सा क्यों आता है, कोई बताइए, एंगर क्यों आता है। सोचते हैं वो पूरा स्ट्रेस नहीं जब होगा तो पेंटअप हो गुस्सा जाता आता है, हाँ हाँ यस, क्या कह रहे थे, एक बार और बताइए। फ्रस्ट्रेशन हो सकता है किसी चीज का। टीन एज है, 19 अभी क्रॉस किए हैं, तो कोई पास्ट में टीन मतलब टीनेजर की वजह से इश्यूज, फ्रस्ट्रेशन आ सकते हैं। ओके ओके, राइट, यस पूर्वा बताओ। सर आपने पूछा कि गुस्सा क्यों होते हैं हम, तो बेसिकली एक्सपेक्टेशन हमारी फुलफिल ना हो तभी हम गुस्सा करते हैं जनरली। राइट, ये बिल्कुल सही है कि अनफुलफिल्ड डिजायर।
हाँ, अनफुलफिलमेंट डिजायर, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं है, ये सब जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन होता है, वो रीजन मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। इमोशनल इम्बैलेंस्ड। इमोशनल इम्बैलेंस, अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक। अनसेटिस्फेक्शन। अनसेटिस्फेक्शन, बिल्कुल सही। इसको थोड़ा और एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग एरिया, देखिए हमारा जो एंगर और गुस्सा, इसका इसका मतलब होता है कि ये हम कौन से जगह पे प्लेस कर रहे हैं, मैं गुस्सा किसको दिखा रहा हूं। एक पॉलिटिकल लीडर सपोज मेरे सामने आता है एंड बोलता है तमल जी आप मुझे, कल यहाँ पे एक फंक्शन होगा, आप मुझे 2000 रुपीज दे दो, ठीक है। तो वो मैं वीक उसके ऊपर टारगेट, गुस्सा दिखा सकता हूँ, वीक टारगेट पे करेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन अगर कोई एक बच्चा आके बोलता है तमल जी मुझे 2000 रुपीज दे दिया, मैं वहां पे कुछ खाना खाने जाऊंगा, तो मैं उसको 2000 रुपीज ऑब्वियसली नहीं दूंगा खाना खाने के लिए, क्योंकि वो बच्चा मिसयूज कर सकता है ना। तो वहां पे मैं गुस्सा दिखा सकता हूँ अगर वो बार बार ऐसा करेगा तो गुस्सा दिखाने का मतलब होता है हम लोग एक्चुअली डिसऑनेस्ट है, मतलब ऑनेस्टली कहीं एक जगह पे गुस्सा नहीं दिखाते, ठीक है। तो अगर गुस्सा आता है तो सब जगह पे दिखाना चाहिए। अब हम लोग डिसऑनेस्ट है, इसीलिए एक एक जगह पे स्पेसिफिक वे में हम गुस्सा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हमें आप एक चीज बताइए कि अगर आप किसी को टोटल मर्डर करोगे तो उस टाइम में आपके मन में क्या होगा, ऑब्वियसली उसके ऊपर गुस्सा ऑब्वियसली होगा। तो हमारा एक व्यू पॉइंट होता है, ठीक है। एक चीज को नोटिस कीजिए, अगर एक कोर्ट का जो जज होता है, कोर्ट का जज अगर किसी को डेथ सेंटेंस देता है, किसी को फांसी की सजा देता है, कोई कोर्ट का जज, वो क्या बहुत ज्यादा गुस्सा होके देता है या एविडेंस के ऊपर डिपेंड करके देता है? एविडेंस, एविडेंस। तो आप किसी को मर्डर करने का आदेश दे रहे हो लेकिन गुस्सा ना होके, isn't it? ड्यूटी। ड्यूटी। तो गुस्सा अगर दिखाना है, अगर आपको गुस्सा का मतलब क्या होता है, वायलेंस और कुछ नहीं। तो अगर आपको वायलेंस करना है वहां पे भी हम गुस्सा ना करके भी कर सकते हैं। दैट इज द एग्जांपल ऑफ कोर्ट जज, isn't it? हम ड्यूटी कर रहे हैं, वहां पे वायलेंस दिखा रहा है लेकिन गुस्सा ना होके, isn't it? तो सिमिलर वे पे आप गुस्सा जब दिखाओगे, किसको दिखाओगे, कौन से जगह पे दिखाओगे, एंड आपके पास कितना राइट है गुस्सा दिखाने का, ये सबसे पहले आपको जानना चाहिए। मैं गुस्सा दिखा रहा हूं अपने वाइफ के ऊपर, ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे रीजन क्या है? एक्चुअल रीजन इज, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो सोचा है वो उसने जो किया है वो गलत है, मैंने ठीक है। मैं ठीक है, सही हूँ। गुस्सा का मतलब यही मैं अभी तक कोशिश कर रहा हूं समझाने की, आई एम द राइट। एंगर का मतलब ही होता है मैंने तो ये कहा था आपने नहीं किया, मैंने तो वो करने की कहा था आपने नहीं किया, बिकॉज आई एम द राइट। तो अगर देखिए हम सबका एक व्यू पॉइंट होता है, हम सबका एक व्यू पॉइंट होता है। सपोज मैंने आपसे बात करने के टाइम एक बार गाली दे दिया, इसका मतलब क्या है, आप ये कहोगे कि सर तो हमें इतना प्यार करते हैं, आप आज गाली क्यों दे रहा है? तो ऐसा आप सोच सकते हो सकता है सर बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, किसी के साथ बहुत प्रॉब्लम हो चुका है, इसलिए सर ने आज भूल करके ऐसा कर दिया, ठीक है। तो ऐसा आप सोच सकते हो, लेकिन कोई और ऐसे भी सोच सकता है कि सर ने मुझे गाली दिया है, आज से सर के साथ और बात नहीं करूंगा। और किसी और भी कर सकता है कि सर को मैं 2 और गाली सुना दूंगा, ठीक है। तो एक एक का व्यू पॉइंट एक एक तरीका से होता है ना, ठीक है। तो इन सब के व्यू पॉइंट का मतलब होता है, एक ही चीज होता है कि वी आर राइट, हम सब सही है एंड आप गलत हो। ये एक बहुत बड़ा टेंडेंसी है कोई भी गुस्सा दिखाने का, कोई भी गुस्से के पीछे यही कारण होता है। अंडरस्टूड? मैं ठीक हूं,
मेरे साथ ये हो चुका है, वो मेरे साथ इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है। तो यहाँ पे आई नाम का एक चीज होता है, आई, जिसको हम अहंकार कहते हैं, जिसको ईगो कहा जाता है। अंडरस्टूड ऑल? तो कोई भी एंगर के पीछे ये आई नाम का, ईगो नाम का एक चीज होता है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो देखिए तो हमें एक चीज देखना चाहिए कि इन सब हैंडराइटिंग में या इन सब जगह पे जब भी हैंडराइटिंग में से हमें देखना होता है कि उसका एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है। ये आई नाम का जो ईगो है, ये कहाँ से जन्म हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले एक कैट को, जो कैट बिल्ली, जो बहुत खूबसूरत होता है, आप उसको प्यार कर सकते हो, लेकिन उसको अगर एक घर में बंद कर दोगे तो वो आपको मारने की कोशिश करेगा, इजंट इट? तो मतलब उसको परेशान कर रहे हो, आपके एनवायरनमेंट ने उस बिल्ली को परेशान कर रहा है ना? तो इसका परेशानी कहाँ पे है? इसका पास्ट प्रॉब्लम, इसका परेशानी है इसका पास्ट प्रॉब्लम, इजंट इट? एंड उसका एनवायरनमेंट उसको खींच के बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, खींच के ले जा रहा है पास्ट में। कभी नोटिस कीजिए, मैंने कुछ जगह नोटिस करने की कह रहा हूं। सपोज आई थिंक दिस इज लेटर जी को देखिए, है ना? इनकम्प्लीट लेटर जी। लेटर डी में देखिए, लेटर डी में हुक दिख रहा है, लेटर डी में ऊपर में एक छोटा सा हुक की तरह आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट मैक्सिमम जगह पे मैंने यहाँ पे देखा है, लेटर पी में देखिए, लेटर पी इज ओपन डाउन, नीचे से ओपन है। हैव यू नोटिस्ड? लेटर पी इज ओपन डाउन। मैक्सिमम जगह पे मैंने देखा है कि लेटर ओ को देखिए, ओपन अप, ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, ओपन अप का मतलब क्या होता है? कोई बताइए, ओपन अप का मतलब? बताइए, ओपन अप लेटर का मतलब क्या होता है? लैकिंग एनर्जी। हाँ, क्या? लैकिंग एनर्जी। और बताइए। ऑलवेज थिंकिंग नेगेटिव। Always thinking negative. Not always thinking negative. To some extent that can be true. Yes. Something more? Tell me, anyone? अगर हैंडराइटिंग में ओपन अप रहता है, देखिए ओपन अप ओ, ऊपर से ओपन है, इन सब का रीजन क्या है? ओपन अप ए आपको मिलेगा, ओपन डाउन लेटर बी मिलेगा। तो इन सब का रीजन है ऑब्वियसली लैकिंग ऑफ एनर्जी, ऑब्वियसली ट्रू। ठीक है, लेकिन एक और कैरेक्टर क्या होता है जो सब लोग कहते हैं ग्राफोलॉजी में? बताइए, ओपन अप का कैरेक्टर? टॉकेटिव। टॉकेटिव, राइट। एंड टॉकेटिव आप कब होगे? टॉकेटिव का मतलब क्या है? आपके पेट में कोई बात नहीं रह सकता, इजंट इट? एंड टॉकेटिव आप कब होगे? ओपन माइंडेड। हाँ, क्या? ओपन माइंडेड। ओपन माइंड, नॉट ऑलवेज ओपन माइंड। टॉकेटिव का मतलब है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आप में है एंड आपके सबकॉन्शियस माइंड सोच रहा है कि ये इंफॉर्मेशन दूसरों को देने का जरूरत है, इजंट इट? एंड आपके सबकॉन्शियस माइंड ऐसा भी सोचता है कि ये इंफॉर्मेशन जो मैं देना चाहता हूं ये दूसरों के पास नहीं है। आई हैव दैट इंफॉर्मेशन बट यू डोंट हैव। दैट इज द एग्जैक्ट थिंग, इजंट इट? इजंट इट? कोई बताइए। सर पर कुछ हाँ। लोग तो बात करते ही जाता है, माने एक बात ही बार बार रिपीट करता है, तो राइट। उसको हम टॉकेटिव नहीं कहेंगे। हाँ, वहाँ पे टॉकेटिवनेस प्लस ऑब्सेशन, ये दोनों मिला के आते हैं, टॉकेटिवनेस एंड ऑब्सेशन। अंडरस्टूड? मैं ऑब्सेस्ड हूँ एंड कुछ कंपल्सिव काम कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो देखिए
ये जब भी ओपन अप हो जाता है मैं मेंटली टायर्ड हो चुका हूँ, इसका मतलब होता है मेंटली टायर्डनेस, ओपन अप लेटर, ठीक है। इसके साथ आपको हुक दिख जाएगा, यहाँ पे बहुत सारा हुक है, देखिए लेटर टी के ऊपर वाला जगह पे हुक मिलेगा आपको, एच में मिलेगा। अच्छा, जो मैं दिखाना चाहता हूँ, कहाँ गया, ये जगह को लेफ्ट टेंडेंसी कहा जाता है, लेफ्ट टेंडेंसी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सपोज इन लेटर एस को देखिए, हैव यू नोटिस्ड लेटर एस का एंडिंग पॉइंट लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। सपोज लेटर टी, आई थिंक दिस इज लेटर टी, लेटर टी कहाँ पे है, और टी है क्या, यस, दिस इज लेटर टी, हैव यू नोटिस्ड लेटर टी पीछे से जा रहा है, मतलब लेफ्ट होके आगे बढ़ रहा है ना। सो दीज आर ऑल कॉल्ड लेफ्ट टेंडेंसी। लेफ्ट टेंडेंसी आपको लेटर एस में मिल रहा है, लेटर वाई में मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारे लेटर वाई में है जो लेफ्ट में जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। देखिए लेटर एस में लेफ्ट टेंडेंसी हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको। तो ये सब का रीजन है वो फ्यूचर लेफ्ट की तरफ व्हाट एवर द कैरेक्टर, लेकिन एक्चुअल कैरेक्टर इज लेफ्ट की तरफ खींच रहा है, दैट मीन पास्ट उसको खींच रहा है, अंडरस्टूड, उसके लाइफ को बैलेंस नहीं करने दे रहा है, अंडरस्टूड ऑल। नेक्स्ट, इसके लेटर आई के डॉट को देखिए, मैक्सिमम आई डॉट इज स्लैश, स्लैश है ना, एंड स्लैश देखिए आई के जो स्टेम है वो लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं, आई के ऊपर है ना। आई के ऊपर का मतलब क्या होता है, सेल्फ इरिटेशन। राइट, सेल्फ इरिटेशन, सेल्फ इरिटेशन, उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि गॉड ने मेरे ही ऊपर सब दुख दर्द दे दिया है और किसी को नहीं दिया है, ठीक है, उसको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, उसका रिलेशनशिप इशू है जिसके लिए वो आई थी मेरे पास, रिलेशनशिप इशू, और बहुत सारे तो यहाँ पे तो होगा ही, इवन लेटर टी के बार को देखिए, लेटर टी बार, लेटर टी बार के प्रेशर को देखिए, लेटर टी के बार के प्रेशर को देखिए, नोटिस कीजिए इम्बैलेंस हो रहा है ना, लेटर टी के बार का प्रेशर एंड टी के स्टेम का प्रेशर, उसके साथ कंपेयर करके देखिए, टी के स्टेम का प्रेशर एंड टी के बार का प्रेशर, और भी मैं दिखा देता हूं, इन सब जगह पे, एंड टी जो पीछे से आ रहा है ये सब, तो ये सब रिलेशनशिप इशू में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, अंडरस्टूड ऑल, इतना दूर समझ में आया सबको। इसके साथ ऐड करूंगा मैं कुछ सर वाई रिलेशनशिप में डिस्टर्ब करता है, रिलेशनशिप, क्योंकि पास्ट को कनेक्ट कर लेता है, जो टी के बार जो होता है ना, ये दिखाता है हमारे साथ किसी का भी रिलेशन, मेंटेनेंस। हाँ मेंटेनेंस, जहां जहां पे मुझे मेंटेनेंस चाहिए, रिलेशनशिप में मेंटेनेंस चाहिए, एक कार खरीदा उसमें मेंटेनेंस चाहिए, जहां पे भी हो मेंटेनेंस का, जहां जहां पे जरूरत है, एक घर को डेकोरेट कर रहा हूँ तो उस घर का भी मेंटेनेंस चाहिए मुझे, है ना। तो इन सब का डेकोरेशन चाहिए, एंड ये सब कुछ रिलेशनशिप इशू में इफेक्ट करता है, अंडरस्टूड। ठीक उसी तरीका से आप देख सकते हो कि ये सब एक्चुअली और ज्यादा मेडिकल ग्राफोलॉजी पर ध्यान दोगे तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज ओवर एक्टिव, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड एड्रिनालिन ग्लैंड इज टोटली वेरी वेरी ओवर एक्टिव, अंडरस्टूड। तो इसके लिए उसका गुस्सा तो ऑब्वियसली आएगा, एंगर होगा, इमोशन तो बहुत ज्यादा भर भर के होगा, ठीक है, कोई भी एक बात कह देगा तो उसको याद रह जाएगा, जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा वो,
एंड बार बार रिकॉल करता रहेगा। अंडरस्टूड ऑल? तो इन सब के वजह से तो इसका ग्राफोथेरेपी भी अभी भी चालू है, शायद और 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा। सबको समझ में आया? हाँ हाँ सर, आपने कौन सा थेरेपी दिया? हाँ, क्या? कौन सा थेरेपी आपने अप्लाई किया? वो मैं बाद में आपको पर्सनली कह दूंगा, ओपनली वो नहीं कह सकता ओके सर। क्योंकि मिसयूज हो सकता है, ठीक है? एंड थेरेपी का साइड इफेक्ट भी होता है, इसलिए जो नेचुरल थेरेपी है वो आप किसी को दे सकते हो, ठीक है? उसका साइड इफेक्ट नहीं होता। एंड कुछ कुछ थेरेपी जो है उसका साइड इफेक्ट होता है, तो सर ओपनली डिस्कस। या सर आपने कौन सा हैंडराइटिंग चेंज किया फिर? हैंडराइटिंग कौन सा चेंज हैंडराइटिंग किया? देखिए, हैंडराइटिंग उस तरीके से नहीं, मैंने कुछ थेरेपी दिया है एंड थेरेपी देने के बाद 1-2 महीना, शायद 2 महीना वेट किया है, ठीक है? वेट करने के बाद मैंने देखा है कि उसका इफेक्ट किस तरीके से हैंडराइटिंग में आ रहा है। अंडरस्टूड? तो उसके बाद मैंने देखा कि कुछ लेटर ऑटोमेटिक ठीक हो गया वो थेरेपी देने से। तो उस जगह पे मुझे काम और नहीं करना है, ठीक है? एंड बाकी और भी मुझे 1 महीना वेट करना पड़ेगा, कि अभी भी मैं वेट ही कर रहा हूँ एंड वेट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट उसके हैंडराइटिंग में क्या-क्या इफेक्ट आए। उसके बाद मैं उसका हैंडराइटिंग जहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं होगा, उस जगह पे मुझे हैंडराइटिंग चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज़ आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पे देखिए साइज वेरिएशन इज वेरी हाई, बेसलाइन इज, एंड इसको मैं बहुत ज्यादा मैं चेंजेस दूंगा ना, ये नहीं सुनेगा मेरे बात, क्योंकि लेटर आई इज नॉट ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है? तो जहां पे मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी इज इम्बैलेंस्ड, तो उन जगह पे जब भी आप थेरेपी दोगे बहुत ज्यादा चेंजेस मत कीजिए, ओनली 1-2 थेरेपी दीजिए, उसके बाद वेट करके देखिए कि क्या क्या रिजल्ट हो रहा है। अंडरस्टूड? नहीं तो वो नहीं करेगा, एवरीडे नहीं करेगा वो। ओके सर, गॉट इट। यस। और बताइए, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, मैं नेक्स्ट सैंपल में आता हूँ। नेक्स्ट सैंपल इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज द नेक्स्ट सैंपल। ये एक गवर्नमेंट टीचर की हैंडराइटिंग है, जिसका उम्र है 26 या 28, मैं भूल गया, समथिंग लाइक दैट। तो जो भी है गवर्नमेंट टीचर की हैंडराइटिंग है, मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है एंड ये क्यों मेरे पास आई है मैं बताता हूँ थोड़ी देर बाद। आप पहले इसके हैंडराइटिंग को थोड़ा एक बार देख लीजिए। यस प्लीज। सर आप क्या देखते हो एक हैंडराइटिंग को जब मिलता है आपको, तो आप फर्स्ट क्या नोटिस करते हो? मैं क्या नोटिस करता हूँ, मेरे सामने क्या आ रहा है, जो आ रहा है उसी को नोटिस कर रहा हूँ। आई अगर मीन कौन सा अगर पॉइंट? अब देखिए, आप मेरे सामने आ जाइए, ठीक है? मैं आपको क्या देखूंगा, आपका होल होल बॉडी को मैं एक बार नोटिस करूंगा, ठीक है? कि ये पूर्वा मुखर्जी आ रहा है मेरे सामने। अंडरस्टूड? लेकिन सपोज आप एक दिन के लिए एक पगड़ी पहन के आ जाइए मेरे सामने, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, उस पगड़ी को ही देखूंगा ना। हाँ। हैंडराइटिंग भी सेम है, मुझे देखना है कि कौन सा जगह पे नॉर्मल नहीं है, तो उस एबनॉर्मेलिटी ऑटोमेटिक आपके आंखों के सामने आता है, वही आपको देखना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल? सर पहले तो लाइंस ऊपर की तरफ जा रही है, स्टार्ट हो रही है थोड़ा नीचे और ऊपर की तरफ जा रही है, और जो मार्जिन है वो कहीं कहीं लेफ्ट मार्जिन है, पीछे भी ले गया है। स्टार्टिंग जो लेफ्ट मार्जिन की किया है वो थोड़ा नैरो हो गया है, कहीं पे बराबर है। राइट। लेकिन इसका लेफ्ट मार्जिन इज नॉट वेरी वेवी, वेवी इतना नहीं है। नहीं इतना वेवी नहीं है, लेकिन बीच वेवी के नहीं है, पार्ट में वेवी है, राइट। बीच के पार्ट में ऐसे वेवी है।
ठीक और ही कहा, राइट मार्जिन में प्रॉब्लम तो है ही है। ठीक ही कहा आपने। लेकिन उतना ज्यादा लेफ्ट में नहीं गया है, नहीं, थोड़ा लेफ्ट में गया है, दिस इज ट्रू। ठीक है, थोड़ा कनकेव की जैसा हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये ऊपर में देखिए स्टैंडर्ड है, हाँ, स्टैंडर्ड है। तो हम इसका लाइफ में अभी जो फेस चल रहा है ना यहाँ पर, ये वो बहुत ज्यादा फियरफुल हो गया, बहुत ज्यादा आइसोलेशन, नॉट आइसोलेशन बट सोशली। बताओ, सोशली एक चीज नोटिस किया हो, फियर। सबसे पहले मेरे सामने यही चीज मैंने नोटिस किया है कि इस हैंडराइटिंग में ऊपर का लाइन स्पेस एक एक तरह, नीचे का लाइन स्पेस देखिए धीरे धीरे वाइड हो रहा है ना। हम्म, तो उसके एनवायरनमेंट में वो पहले बहुत काम करती थी, एंड अभी वो धीरे धीरे लेथार्जिकनेस हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अंडरस्टूड। एंड एक चीज सुन लीजिए, ये सब में होता है कि जो जितना पहले काम करता था एंड स्लो हो जाता है, जितना स्लो होगा उतना ही नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। अंडरस्टूड, उतना ही सर नेगेटिव। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या, अगर हम डे डे के हिसाब से देखें, अर्ली मॉर्निंग शी इज वेरी बिजी और दोपहर के बाद मे बी शी हैज टाइम फॉर हर सेल्फ। बेसिकली इट कैन बी ट्रू, लेकिन ये जो दोपहर शाम के बाद जो जैसे आप कह रहे हो कि वो स्लो हो जाती है, एक्चुअली स्लो नहीं होता है, उसके माइंड वर्क करना शुरू कर देता है। हाँ सर। राइट। हाँ हाँ। तो उसका जितना माइंड वर्क करेगा ना, उतना नेगेटिव एनर्जी ज्यादा बढ़ता रहेगा। एग्जैक्टली, जिसकी वजह से उसके काम पे असर आ रहा है। राइट, राइट, अंडरस्टूड। यस एंड सर। इसके कुछ कुछ जगह पे देखिए, एक चीज बहुत बढ़िया है इस लड़की की कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका लेफ्ट मार्जिन इज क्वाइट स्ट्रेट। ठीक है, जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स कॉनकेव की तरह लग रहा है, लेकिन वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, वे भी बहुत ज्यादा नहीं है, नंबर वन। एंड नंबर टू इज उसका बेस लाइन भी क्वाइट स्ट्रेट, इट्स नॉट ऑल एवरी लाइन्स आर वेवी, इजंट इट। देखिए नोटिस करके बहुत ज्यादा वेवी नहीं है, थोड़ा वेवी है हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, उसका मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी दोनों में थोड़ा रिलेशन अच्छा है, थोड़ा अच्छा है। ठीक है, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा अच्छा है। एंड इसके अभी देखिए 100 के बीच में देखिए, लेटर टी को देखिए, लेटर टी में लूप, हैव यू नोटिस्ड? लेटर टी में लूप, एंड लेटर टी एच में टी बड़ा है, एच छोटा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही ईगो रिलेटेड इशू, मैं सही हूं आप गलत हो। अंडरस्टूड, मैं सही हूं आप गलत हो, ये वाला इशू, ये आई वाला इशू सबसे ज्यादा इधर से आपको मिल जाएगा। इसी को हम अहंकार कह सकते हैं, अहंकार कह सकते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, इसके साथ लेटर डी को देखिए। सपोज कोई भी लेटर डी देखिए, यहाँ पे 2 लेटर डी है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया लेटर टी, लेटर डी बहुत बड़ा लग रहा है ना लेटर डी? तो लेटर डी अगर इतना लंबा हो जाएगा एंड लेटर टी में भी लूप आ जाएगा, तो इन सब में बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। अंडरस्टूड, ये ईगो रिलेटेड इशू सबसे ज्यादा ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, एंड बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी ना ना भी हो सकते हो, लेकिन ईगो बहुत होता है, ईगो बहुत होता है। अच्छा, इसके बाद देखिए इसका लोअर जोन को देखिए, नोटिस कीजिए, लेटर जी को देखिए। एंड कोई कोई लोअर जोन जहां पे एंगल की जैसा हो रहा है, देखिए मैं दिखा देता हूं। इस तरह का लोअर जोन इज वेरी डेंजरस, इस तरह का लेटर जी को नोटिस कीजिए।
very dangerous. Understood? Why, sir? Why? हाँ क्या? Why letter G is dangerous? इसमें क्या होता है, एंगल अगर लेटर जी में आ जाते हैं तो यहाँ पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है, उसको बहुत स्ट्रेस आता है, क्योंकि इसको अगर और डीप एनालिसिस करोगे तो आप देख सकते हो कि आप नीचे की तरफ जा रहे थे, है ना, आप नॉर्मली नीचे की तरफ जा रहे थे, दैट मीन्स आप एफोर्ट ज्यादा दे रहे थे, बहुत ज्यादा आप एफोर्ट देते हो, एंड एफोर्ट देते देते आपको कब वो एफोर्ट को इम्प्लीमेंट करना है वो आपको नहीं पता, इसीलिए सडनली आप ऊपर जाने की आपको याद आ गया कि आपको ऊपर जाना है, एंड इसीलिए आपको कार्व ना करके आप स्ट्रेट लाइन करके, सॉरी, एंगल बना के आप ऊपर की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हो। अंडरस्टूड? तो इसके साथ लेटर जी क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ, लेटर जी क्या इंडिकेट करता है? Sexual life सेक्सुअल लाइफ। तो सेक्सुअल and लाइफ, physical energy भी है। हाँ Physical बिल्कुल ठीक। तो मैंने जो कहा वो सेक्सुअल लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखो क्या हो सकता है, इमेजिन करके देखो, मिल जाएगा एग्जैक्ट आंसर। अंडरस्टूड? आप बहुत ज्यादा एफर्ट देते देते नीचे की तरफ जा रहे हो एंड आपको याद नहीं कब आपको ऊपर उठना है, ऊपर जाना है, ठीक है, एंड अचानक कुछ प्रॉब्लम आ गया एंड आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होके, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस्ड होके आप ऊपर में जाना शुरू कर रहे हो, इजंट इट? इसीलिए वहां पे एंगल हो रहा है। तो उसका यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगा उस व्यक्ति का, वो कैसा करेगा सेक्सुअल लाइफ में? सेक्सुअल लाइफ, स्ट्रेसफुल सेक्सुअल लाइफ, अनसेटिस्फेक्शन, अनसेटिस्फाइड ऑटोमेटिक आ जाएगा, एंड जितना एफर्ट देता है उसका उतना मिलता नहीं उसको, ठीक है, ऑटोमेटिक ये अनसेटिस्फेक्शन रिलेटेड इशू आएगा, और भी कई सारा बीमारी आ सकता है इसके ऊपर, एंड हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ओवरी पर उसका इफेक्ट आएगा इस तरीका से, मतलब ये ऐसे जो जी लिखता है, ठीक है, हैव यू नोटिस द इट्स लाइक ए क्लॉकवाइज लेटर जी, है ना, क्लॉकवाइज लेटर जी, Yes, sir. नोटिस कीजिए, दिस इज ए क्लॉकवाइज लेटर जी, तो ये डायरेक्टली ओवरी पर अफेक्ट होता है इन सब की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट, ओवरऑल हैंडराइटिंग को देख के आपको क्या लग रहा है? हैंडराइटिंग इज नॉट, इजंट इट वेरी शार्प हैंडराइटिंग? शार्पनेस मिल रहा है ना आपको देखने से, एंड कुछ कुछ जगह पे पस्टोसिटी है ऑब्वियसली, मतलब इंक फ्लो ज्यादा है, इंक फ्लो ज्यादा है, तो वो नेगेटिव पस्टोसिटी या पॉजिटिव पस्टोसिटी उसमें गिना जाएगा, लेकिन शार्प हैंडराइटिंग इज आल्सो देयर। एंड मुझे तो सबसे पहले और एक चीज जो नोटिस किया है, नोटिस कीजिए, हर जगह पे नोटिस कीजिए, मैक्सिमम वर्ड के फास्ट वर्ड, फास्ट, सपोज यहाँ पे क्या है, क्या अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का यू को देखिए, नॉर्मल लेटर से बड़ा हो गया ना यू, मैक्सिमम फास्ट लेटर जो है इसको बड़ा लग रहा है, देखिए इसके पी को देखिए, Yes, बड़ा sir. हो गया, Yes, yes. मैक्सिमम जगह पे लेटर एस को देखिए अचानक बड़ा हो गया, फर्स्ट लेटर, ओनली फर्स्ट लेटर ही बड़ा हो रहा है, हैव यू नोटिस्ड? देखिए यहाँ पे मैक्सिमम जगह पे फर्स्ट लेटर्स इज लुकिंग बिग। ये सब क्या इंडिकेट करता है? मेंटल इंस्टेबिलिटी। ये किसी में भी अगर आपको दिख जाए, आप में भी अगर दिख जाए आपको, तो आप मान लेना कि आप में उस टाइम में आप में मेंटल इंस्टेबिलिटी हो रहा है, ठीक है, उसका इफेक्ट कुछ भी तरीका से आ सकता है, किसी के ऊपर गुस्सा निकाल सकते हो, किसी के ऊपर रो सकते हो, बहुत इमोशनल भी हो सकते हो, या सेंसिटिविटी भी बढ़ सकता है इसके वजह से, ठीक है। इसके साथ इसी हैंडराइटिंग का एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन फ्लिक, मैक्सिमम लेटर कंप्लीट जहां पे हो रहा है, सपोज लेटर टी के बार को देखिए, लेटर टी के बार को देखिए, पेन फ्लिक नजर में आ जाएगा आपको, देखिए लेफ्ट साइड में इंक फ्लो ज्यादा है, धीरे धीरे राइट साइड में कम हो रहा है, इजंट इट?
मैक्सिमम लेटर पे यहाँ पे पेन फ्लिक दिखेगा आपको। लेटर जी में देखिए किस तरीके से पेन फ्लिक हो रहा है, लेटर जी के लास्ट जगह को, एंडिंग पॉइंट पर देखिए, जहाँ पे एंडिंग पॉइंट हो रहा है उस जगह पे किस तरीके से पेन फ्लिक हो रहा है। एंड पेन फ्लिक सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है इधर लोअर जोन और लेटर टी के बाढ़ में अगर रहता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। लेटर टी के बाढ़ में अगर पेन फ्लिक होता है तो लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। अंडरस्टूड? तो जो भी है हम लोग इसके देखते हैं कि ये किस लिए, ये लड़की किस लिए मेरे पास आई थी, इसका प्रॉब्लम क्या था। एक्चुअल प्रॉब्लम था इसका कि इसका उम्र कितना था, 26 या 28 समथिंग लाइक दैट। इसके पापा बहुत गुस्सा करती है, मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है, एंड इसके पापा बहुत गुस्सा करती है कि प्रेशराइज कर रहा है इसको शादी करने के लिए। एंड आज से नहीं, बहुत दिनों पहले से, मतलब ये एवरीडे उसके पापा के साथ फाइट चल रहा है। मतलब वो जब भी 16 साल 17 साल था तब भी उसको शादी करवाने की कोशिश कर रही थी। एंड अभी बहुत ज्यादा फाइट करते करते वो आगे बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है। एंड उसको शादी करना है लेकिन उसके बॉयफ्रेंड के साथ, जिसका जो अभी भी अनएम्प्लॉयड है, इसलिए वो शादी नहीं कर सकती है। तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद वो शादी करेगी, ऐसा वो सोच रही है। लेकिन उसके पापा बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर, और नहीं प्रेशर सह सकती वो, इतना जगह पे वो चला गया। अंडरस्टूड? एंड सो मेनी टाइम्स बहुत सारा इरिटेटेड है, बहुत मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इरेगुलरिटी हो रहा है, उसके ओवरी पर इफेक्ट हो रहा है, जो हैंड राइटिंग से आपको दिख भी रहा है। ठीक है? एंड हाई इरिटेशन, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, लेजीनेस, लेथार्जिकनेस, आइडलनेस, वीकनेस, बॉडी में वीकनेस, एंड ऑलवेज फीलिंग ड्राउजी, उसको हमेशा सोना अच्छा लगता है। ठीक है? एंड ये आप लोअर साइड से भी देख सकते हो, डाउन मार्जिन इतना वाइड हो रहा है। ठीक है? तो ड्राउजीनेस ऑलवेज उसको हमेशा आता ही रहता है, उसको हमेशा सोना है। एंड सो मेनी टाइम्स बहुत ज्यादा इंटीमेटेड हो चुका है उसके बॉयफ्रेंड के साथ। ठीक है? and always he gets intimated with boyfriend. Sexual intimation is very high, the frequency. So whatever the reason, अभी हम देखते हैं जो इनसिक्योरिटी की बात कर रहे थे। शम्प्रीति जी आप कह रहे थे ना इनसिक्योरिटी, यहाँ पे इनसिक्योरिटी किस तरीके से प्ले कर रहा है मैं बता देता हूँ। अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? मैं अभी एक इम्पोर्टेंट ओके तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीज है, एक होता है इनसिक्योरिटी, हमारे मन में हर किसी के जीवन में रहता है इनसिक्योरिटी थोड़ा। एंड किस तरीके से रहता है इनसिक्योरिटी? रह सकता है दो एरिया से। एक होता है इनसिक्योरिटी रिलेटेड टू फियर, फियर का जन्म देता है इनसिक्योरिटी। ठीक है? इनसिक्योरिटी रिलेटेड टू फियर कैसे? एंड इन दो, नंबर 2 इज इनसिक्योरिटी रिलेटेड टू ऑब्सेशन। इसको याद रखना, एक होता है इनसिक्योरिटी रिलेटेड टू फियर, एक होता है इनसिक्योरिटी रिलेटेड टू ऑब्सेशन। ठीक है? अभी देखिए इनसिक्योरिटी रिलेटेड टू फियर का मतलब क्या होता है? कोई भी हैंडराइटिंग से ये देखना चाहिए हम सबको कि उसमें इनसिक्योरिटी कितना कितना है, कहाँ कहाँ पे है। इनसिक्योरिटी रिलेटेड टू फियर का मतलब होता है हम लोग जब कोई भी एनिमी आता है मेरे सामने तो मुझे क्या होगा, इनसिक्योर फील हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? 3 काम कर सकता हूं। इधर मैं अवॉइड कर सकता हूं उस एनिमी को या उस सिचुएशन को, और मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, है ना? उस एनिमी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, डर की मारे मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, दैट कैन बी पॉसिबल। एंड तीसरा एक और चीज हम लोग करते हैं, हम लोग डायरेक्टली कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं एंड डायरेक्टली अवॉइड भी नहीं करना चाहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक तीसरा रास्ता, दैट इज शो ऑफ फाइट। शो ऑफ फाइट हम लोग करने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम टाइम, वो भी आपका हैंडराइटिंग में दिख जाएगा। अंडरस्टूड? सो दीज आर ऑल इनसिक्योरिटी रिलेटेड टू फियर। इज इट क्लियर टू ऑल?
नेक्स्ट नंबर 2 इनसिक्योरिटी रिलेटेड टू ऑब्सेशन। इसका मतलब क्या है आप देख सकते हो। ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्सेस्ड हो जाना कोई भी बातों में। तो इनसिक्योरिटी टू ऑब्सेशन का मतलब होता है क्या, एक डर रहता है। एक आदमी सपोज एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में एक लड़का ने किसी लड़की को प्रपोज कर दिया एंड गर्लफ्रेंड ने एक्सेप्ट कर लिया उस लड़की ने, तो एक रिलेशनशिप बन गया। तो और वेट नहीं कर सकता वो, क्योंकि कोई और बॉयफ्रेंड उसको उस गर्लफ्रेंड को ले सकती है, ठीक है, उसको और प्रपोजल मिल सकता है। तो इन द मेन टाइम जब भी वो प्रपोज एक्सेप्टेड हो गया, उसी दिन उसको जबरदस्ती उसके फेसबुक में कमिटेड लिखना ही होगा, ताकि सब लोगों को जान जाए कि वो कमिटेड हो चुका है। एंड ये बहुत ज्यादा दिख जाता है कि आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा सेक्सुअली वो इंटीमेटेड हो जाते हैं आफ्टर नहीं, ऐसे यहाँ पर ऑब्सेशन कहाँ पर है? मैं बता रहा हूँ, Obsession? आई एम कमिंग। देखिए इनसिक्योरिटी मतलब ऑब्सेशन का मतलब होता है एक जगह पे मैं हूँ, ठीक है। अगर वो मेरा गर्लफ्रेंड है तो मैं वहाँ पे इस इनसिक्योरिटी फील हमेशा करता हूँ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में। इसीलिए मैं बार बार, हो सकता है मुझे कोई एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है, या आई एम नॉट वेरी एप्ट टू इन एंजॉयमेंट, आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ एंजॉयमेंट राइट नाउ, लेकिन फिर भी वो सेक्सुअली इंटीमेट हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, इनसिक्योरिटी, कहीं वो लड़की दूर ना चले जाए मुझको छोड़ के। एंड सेम प्रॉब्लम इज देयर आल्सो, the girl is also trying to give pleasure to the boy. Are you getting my point? यहाँ पे एक इनसिक्योरिटी प्ले करता है एंड ऑब्सेशन भी प्ले करता है। एंड मैक्सिमम लड़की ऐसा समझती है या कि मेरे साथ उसका एक इंटीमेट सीन आ गया तो मैं किसी दूसरे के साथ नहीं जा सकता। इज इट क्लियर? तो ये चीज बहुत ज्यादा प्ले करता है मैक्सिमम जगह पे। तो ये जो सेक्सुअल इंटीमेसी हो रहा है, ये सब एक बंधन की जैसा होता है। अंडरस्टूड? मैंने उसको बांध लिया है तो वो किसी और के पास नहीं जा सकता। इट्स समथिंग लाइक दैट। और मैंने फेसबुक में कमिटेड लिख दिया है और मैंने एक पार्टी दे दिया है ताकि सब लोगों को जान जाए कि शी इज माई गर्लफ्रेंड और ही इज माई बॉयफ्रेंड। गेटिंग ऑल ऑफ यू? सो यहाँ पे ऑब्सेशन प्ले करता है। ऑब्सेस्ड, मैं ऑब्सेस्ड होके एक फ्लो में चलता रहता हूँ उसी के साथ, उसको छोड़ के कुछ और चिंता भी नहीं कर सकता, ठीक है। एंड उसी ऑब्सेशन को उसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड प्यार नाम दे देता है कि मैं उसको प्यार करता हूं। अंडरस्टूड? तो वहां पे प्यार नहीं रहता है, वहां पे ऑब्सेशन रहता है। मैक्सिमम टाइम ऑब्सेशन रहता है वहां पे। अंडरस्टूड ऑल? एंड एक चीज, एंड ये सबसे ज्यादा आप नोटिस करके देखना, मतलब इसका चेक कैसे कर सकते हो। कोई भी रिलेशनशिप को देखो या उनसे पूछो, आर यू हैप्पी इन योर रिलेशनशिप? झगड़ा होता है क्या आपसे? रिलेशनशिप इशू बढ़ रहा है क्या? आप चेक करके देखना। माइंड से अगर कोई आंसर देगा तो वो कहेगा यस, लॉट्स ऑफ फाइट्स आर देयर हम लोग, लेकिन ऐसा भी कहेगा हम लोग प्यार बहुत करते हैं एक दूसरे में, लेकिन फाइट भी होता है, लेकिन प्यार बहुत करते हैं। ऐसा वाला आंसर सबसे ज्यादा मिलता है। दीज आर ऑल नथिंग बट ऑब्सेशन। अंडरस्टूड? क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, ऐसा वो समझते हैं। एंड वो इसी रिलेशनशिप को कैरी करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। एंड सेम थिंग हैपनिंग इज दिस गर्ल ऑल्सो। अंडरस्टूड? शम्प्रीति जी, इज इट क्लियर टू यू? Why, sir? How did you understand? हाँ, How did you understand that the same हाँ. thing is happening with the girl? सी वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लोअर जोन को एक चीज सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि इसका लेफ्ट मार्जिन एंड बेस लाइन इज नॉट वेरी बैड, ठीक है। तो जहां पे लेफ्ट फीमेल एनर्जी एंड मेल एनर्जी इज नॉट वेरी बैड, तो वहां पे उसका लाइफ में भी बहुत अच्छा इफेक्ट आ सकता है अगर वो कोशिश करेगा तो। लेकिन वो ऑब्सेस्ड होके अब
मैंने कहा था ना इसका कुछ ऑब्सेस्ड होके इसका लोअर जोन को देखो, वीक हो रहा है ऑब्सेस्ड, एंड इसके लेटर टी बार को देखो, लेटर टी बार में बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, एंड लेटर टी में लूप हो रहा है। लेटर टी में अगर लूप होगा तो वहां पे अहंकार ऑब्वियसली होगा, ईगो ऑब्वियसली होगा। एंड लेटर टी बार को अगर देखोगे तो लेटर टी बार अगर प्रेशर हल्का हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए या पेनफुल हो जाए तो दैट मीन्स रिलेशनशिप इश्यूज आर कमिंग। तो आपको रिलेशनशिप इश्यू हो रहा है, ईगो हो रहा है, लेकिन फिर भी उसी रिलेशनशिप को कैरी करके आगे बढ़ रहे हो आप। सो व्हाट इज दैट? दैट इज ऑब्सेशन। आई डोंट हैव एनी अदर इशू, आई डोंट हैव एनी अदर वे। अंडरस्टूड? मैं उसी रिलेशनशिप को मुझे कैरी करना है, मैं बांधा हो चुका हूं, ठीक है? एंड ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे भी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, वही मेरा बॉयफ्रेंड है, उसके साथ ही मुझे आगे बढ़ना है, उसी को शादी करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा पता नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Okay, sir. Okay. एंड नॉट ओनली दिस इज फॉर दिस गर्ल, ये मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है आज इस दिन प्रेजेंट सिचुएशन में। दिस इज पैथेटिक सिचुएशन, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। एंड मैक्सिमम ये सबसे ज्यादा होता है कब होता है? क्लास 8 से शुरू होके ये शुरू होता है, क्लास 8 से, ठीक है? 8, 9, 10, 11, 12 इन सब के बाद डिप्रेशन शुरू हो जाते हैं। जब ब्रेकअप होता है मैक्सिमम टाइम क्लास 8, 9 के बाद जब शुरू होता है ब्रेकअप हो जाते हैं, ठीक है? तो उसके बाद डिप्रेशन, उसके बाद ड्रिंकिंग का हैबिट आ जाता है। बॉयज आर मोर ऑब्सेस्ड इन स्मोकिंग, ठीक है? एंड वो स्मोकिंग करना सबको दिखाने के लिए, उसके ऑपोजिट जेंडर को दिखाने के लिए फास्ट शुरू करता है, ठीक है? दैट इज अ शो ऑफ, लेकिन उसके साथ वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं धीरे धीरे, एंड वही स्मोकर बन जाता है। Isn't it? Any question please? बताइए। तो जैसा मैंने कहा इन दो जगह को थोड़ा याद रखना कि एक फियर है, एक ऑब्सेशन, एंड मैक्सिमम हैंडराइटिंग में ये दोनों एक साथ मिल जाता है, ये दोनों एक साथ मिलेगा, आप सबको मिलेगा, ठीक है? एंड किसी में एक ही मिलेगा या मैक्सिमम जगह पे दो एक साथ मिलेगा, एंड और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये दो। एंड जितना उम्र बढ़ेगा उतना मैच्योरिटी आएगा एंड थोड़ा ये रिड्यूस होगा, लेकिन इसका इफेक्ट रह जाएगा। इफेक्ट एक कैसा वाला इफेक्ट मैं बता देता हूं, एक बीटर इफेक्ट। अंडरस्टूड? एक बीटर इफेक्ट रह जाता है, एक तीखा इफेक्ट रह जाता है जो बहुत डिस्टर्ब करता है हम सबको, उसके रिलेशनशिप को, ठीक है? एनीवे, और बताइए कुछ भी क्वेश्चन हो तो। सर जहाँ पे ये ईगो और रिलेशनशिप इशू आता है ऑब्सेशन के लिए, यहाँ पे थेरेपी क्या प्रोवाइड करता है? मतलब इंडिविजुअल इस केस में नहीं पूछ रही, इंडिविजुअल की थेरेपी किस टाइप से थेरेपी दी जाती है? बताता हूँ। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा उसके ऑब्सेशन क्या है, उसका फियर क्या है, कहाँ पे उसका फियर है? सबसे पहले उसका फियर देखना पड़ेगा कि कौन से जगह पे है उसका फियर, एंड उसके ब्रेन में इलेक्ट्रोकॉग्निटिव करंट का पावर कितना है। अंडरस्टूड? एंड ब्रेन में इलेक्ट्रोकॉग्निटिव करंट का पावर कितना है, मतलब वो जितना पावर बढ़ेगा उसका थेरेपी भी उसी तरीके से देना पड़ेगा, नहीं तो वो थेरेपी काम नहीं करेगा। अंडरस्टूड? जी, कोई अगर बहुत ज्यादा नैरो लेफ्ट मार्जिन कर रहा है एंड बाकी जो जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, तो वहां पे छोटा मोटा थेरेपी बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। अंडरस्टूड? तो उसको उसके ट्रॉमा से निकलना पड़ेगा, मेंटल जो ट्रॉमा है उसका, लेफ्ट मार्जिन का जो डिस्टर्बेंस है, उन सब जगह से उसको निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसको थेरेपी स्टार्ट करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस आर वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। एंड एक चीज और, आप थेरेपी पूछ रहे हो तो मैं बताता हूँ वही। सबसे पहले आपको चेक करना है कि उसका हार्मोनल बैलेंस हो रहा है या नहीं, ठीक है? देखिए, कोई भी किसी में अगर गुस्सा होता है ना तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है उसके स्टमक एरिया पे, उसका स्टमक में डिस्टर्बेंस ऑब्वियसली होता है,
ठीक है, तो गुस्सा ऑटोमेटिक आएगा। एंड उसका हार्मोनल बैलेंस को, ये स्टमक का प्रॉब्लम को क्लियर कर देना चाहिए। उसके बाद वेट करके देखना चाहिए। स्टमक का प्रॉब्लम हैंड राइटिंग से बहुत इजी से आप क्लियर कर सकते हो, हैंड राइटिंग से। ठीक है, कोई भी हार्मोनल बैलेंस का थेरेपी दे दो, जैसे एस थेरेपी होता है, ई थेरेपी होता है, यू थेरेपी होता है, इस तरह का बहुत सारे थेरेपी है। आप कुछ ना कुछ दे दो उसको, पहले ये शुरू कर दो उसके लाइफ को, एंड आप थोड़ा वेट करके देखो, उसके स्टमक एरिया ठीक हो जाएगा एंड उसका एक इफेक्ट पड़ेगा उसके हैंड राइटिंग के ऊपर। अंडरस्टूड? पहले ही बहुत बड़ा बड़ा कोई मेडिसिन नहीं देना है, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अंडरस्टूड कुसुम जी? यस सर, यस सर। सो पहले छोटा मोटा मेडिसिन दे के देखो, जस्ट लाइक दैट, छोटा मोटा थेरेपी से अगर वो ठीक होता है तो बहुत बड़ा कोई थेरेपी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन सब का एक साइड इफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, यस सर। और बताइए, एनी क्वेश्चन प्लीज? Any more question? सर माई सेल्फ आभा समीर हाँ, धाकड़। ओके। सर मुझे पूछना था सवाल कि अगर स्टूडेंट्स है 10th या 12th के और उनको पढ़ाई करनी नहीं है, लेकिन आई बाबा उनको पुश कर रहे पढ़ाई के लिए, उनके पेरेंट्स, तो वो अगर ऐसे बच्चों को काउंसलिंग करना है तो हैंड राइटिंग में कहाँ पे उनको चेंजेस बताए? बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा, उसके हैंडराइटिंग सैंपल में चेक कर लीजिए कि लेफ्ट मार्जिन कैसा है। ठीक है, लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन, बेस लाइन, ये 3 जगह को आपको चेक करना है सबसे पहले। इन 3 जगह को नॉर्मल कर दीजिए। ठीक है, ये 3 जगह नॉर्मल हो जाएगा तो मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक उसके इफेक्ट 1-2 महीने में ही शुरू हो जाएगा उसका इफेक्ट, एंड उसका पॉजिटिव इफेक्ट आ जाएगा। एंड बाकी उसके बाद मुझे नहीं पता क्या क्या पॉजिटिव आएगा उसके हैंडराइटिंग में और क्या क्या चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको चेक करके देखना है कि पॉजिटिव इफेक्ट किस तरीके से आ रहा है एंड क्या हो रहा है उसका पॉजिटिव इफेक्ट। एंड बाकी जो जो रह जाएगा, चेंज नहीं कर पा रहा है, वो चेंज कर दीजिए हैंडराइटिंग से, तो ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जबरदस्ती कुछ नहीं कीजिए, और जरूरत नहीं जो वो मत कीजिए, एंड जितना कम थेरेपी हो सके वही दीजिए, एंड उसमें ही सबसे ज्यादा काम होता है। अंडरस्टूड? सर मतलब आपका कहना है कि लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन को बैलेंस तरीके से लाना है उनकी, एंड बेस लाइन, बेस लाइन। हाँ, राइट मार्जिन आप नैरो कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट, लेफ्ट मार्जिन स्टैंडर्ड कर सकते हो, एंड बेस लाइन स्टैंडर्ड एंड स्ट्रेट, स्टैंडर्ड एंड स्ट्रेट, उसके बाद बेस लाइन। ठीक है, हाँ, इन जगह को ठीक कर दीजिए एंड वेट करके देखिए, 1-2 महीना वेट करके देखिए कि क्या क्या इफेक्ट होता है उसके साथ। ठीक है, ऑटोमेटिक देखिए ये ठीक हो जाएगा। एवरीडे प्रैक्टिस होना चाहिए, एवरीडे मिनिमम हाफ पेज लिखना चाहिए सफेद और व्हाइट पेपर में। ओके। और सर और एक सवाल है, अगर कभी कभी होता है कि बच्चों को मम्मी पापा बोलते हैं कि बच्चों को उनको उनके बिजनेस में पुश करना है और बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, या फिर उनको लाना ही है, तो ऐसे पेरेंट्स आ जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे अपने बच्चों को अपने प्रोफेशन में लाना है। तो उसके लिए एक तो मेरा सबसे पहले तो मेरा तो थिंकिंग ये है कि वो उनके इंटरेस्ट में जाए जहाँ बच्चे जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो पूछ रहे तो हमको तो सॉल्व करवाना ही है प्रॉब्लम, तो क्या करना चाहिए? सी, यहाँ पे पर्सनली मैं एडवाइस देता हूँ 2 तरीका से। एक होता है, मैं सबको यही कहता हूँ कि अगर एज ए ग्राफोलॉजिस्ट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हैंडराइटिंग में किसी को किसी एक डायरेक्शन पे ले जाना, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हैंडराइटिंग में से उसको उसका हैंडराइटिंग का टोटल कंफ्यूजन क्लियर करना है, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो हमें कंफ्यूजन क्लियर कर देना चाहिए कि, एंड बाकी उस पर छोड़ना चाहिए कि वो कौन से तरफ जाए, उसके पापा के बिजनेस में जाए या कोई और जगह पे जाए। नंबर
1 ये एक जगह हो गया। एंड नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूँ, अगर आप किसी को लग रहा है कि उसके पापा का बिजनेस या उसका फैमिली बिजनेस बहुत ज्यादा अर्निंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है उसमें, ठीक है, लेकिन मेरा दिल नहीं रहेगा वहां पे, मेरा दिल कोई और जगह पे जहाँ पे अर्निंग कम है, ठीक है, तो हर किसी का यही जरूरत है उसके जिंदगी में मिनिमम 2 प्रोफेशन रखना। एक होता है उसके अर्निंग वाला प्रोफेशन, एक होता है उसका पैशन वाला प्रोफेशन, ठीक है। एंड एवरी डे उसको मिनिमम 1 घंटा से 2 घंटा उसके पैशन वाला प्रोफेशन के लिए उसको रखना ही है। एंड ये उसके फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए कि ये 2 घंटा मैं दे देता हूँ, उसी 2 घंटा में आप अपने लाइफ में जो जो करना है आप कर लो, ये आपका पैशन है। एंड उसी जगह से उस 2 घंटे के ऊपर डिपेंड करके अगर आपको कुछ अर्निंग हो रहा है एंड वो अर्निंग अगर बढ़ रहा है तो धीरे धीरे आप मेरे जो ओरिजिनल काम है उसको सैक्रिफाइस करो एंड आपका पैशन का काम बढ़ा दो। अंडरस्टूड? इस तरीके से बढ़ाना चाहिए। अगर नहीं बढ़ रहा है, अर्निंग नहीं बढ़ रहा है, तो मैं 2 घंटा दे रहा हूँ, दैट इज ओके, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, लेकिन हम सबको देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, उसी 2 घंटे में जो ये नहीं देता है, सबके लिए मैं कह रहा हूँ, इट्स नॉट 90%, इट्स 100%। ये जो नहीं करता है, इन सबको स्ट्रेस रहता है पूरी जिंदगी। ऐसा कहता है कि पूरी जिंदगी में बिजनेस में स्ट्रेस है, ऑफिस में स्ट्रेस है, बॉस के साथ स्ट्रेस है, ठीक है, काम चल रहा है, उसका अर्निंग भी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन स्ट्रेसफुल अर्निंग। अंडरस्टूड? लेकिन अगर आप पैशन 2 घंटे के लिए पैशन एक जगह पे दोगे, उसी 2 घंटा आपका माइंड बहुत अच्छा रहेगा एंड कुछ क्रिएटिव करना चाहेगा उस पैशन के लिए, ठीक है। नहीं तो आप उस टाइम में क्या करोगे, आपके ऑफिस में बातें सोचोगे, बॉस ने क्या कहा मुझसे, ठीक है, उस कस्टमर ने मेरे साथ बहुत सारे उल्टा सीधा बात कहा लेकिन मुझे चुपचाप सहना पड़ा, ठीक है, ये सब उल्टा सीधा बात सोचते रहोगे एंड ये सब इरिटेशन आप अपने वाइफ के ऊपर या हस्बैंड के ऊपर दिखाओगे, है ना। लेकिन अगर आप हैप्पी रहोगे 2 घंटे के लिए अपने पैशन को ऊपर काम करके, अब देखना ये सब इरिटेशन नहीं आएगा। जो चल रहा है ऑफिस के बाद ऑफिस में रहेगा, काम की बात काम में, पैशन की जगह पैशन में, रिलेशनशिप की जगह रिलेशनशिप में। द पर्सन विल बी वेरी हैप्पी। अंडरस्टूड? एंड आप जो कह रहे हो ना, वो क्या कह रहे थे, 12 क्लास 12 की ईयर्स की बच्चे की बात कर रहे थे, है ना। ये सबके लिए मैं कहता हूँ क्लास 8 के ऊपर उठ जाने के बाद उसके सेम एज का हो या उसके लोअर वाला एक क्लास को, उसको एवरीडे कुछ ना कुछ ट्यूशन ही पढ़ाने की मैं एडवाइस देता हूँ सब बच्चे को। जिस बच्चे का मार्क्स थोड़ा अबव एवरेज है, अबव एवरेज कोई भी बच्चे को, ठीक है, तो वो बच्चा कभी भी कोई गलत जगह पे नहीं जाएगा अगर वो ट्यूशन ही शुरू कर देगा। वॉट एवर द अर्निंग, मैं अर्निंग की नहीं बात कर रहा, अगर फ्री में होता है तो फ्री में, लेकिन किसी को पढ़ाइए एंड ऑब्वियसली सेम जेंडर, नॉट ऑपोजिट जेंडर, ठीक है। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। क्लास 12 की बच्चा अगर किसी 11 बच्चे को पढ़ाता है ना, तो उसका 12 वाला बच्चा के दिमाग बहुत तेज हो जाते हैं, ठीक है, उसमें और भी क्रिएटिव आइडिया सोचना शुरू हो जाता है एंड उसका माइंड कोई दूसरे खराब जगह पे जाने का टाइम ही नहीं मिलता उसको। कोई गलत फ्रेंड के साथ भी नहीं जा सकता, क्योंकि एंड कोई गलत काम भी अगर करेगा ना, उसको ऐसा लगेगा कि मेरा स्टूडेंट अगर देख ले मुझे तो क्या सोचेगा, है ना। तो उसको ऑटोमेटिकली एक मेंटल स्टेटस मेंटेन करके चलना पड़ता है, एक मेंटल एंड सोशल स्टेटस, ये वो छोटे से उम्र से सीख जाता है। एंड नॉट ओनली दैट, ये सबको पढ़ाने का मतलब क्या है, इसको पढ़ाने का मतलब ही विल बी बिकमिंग, धीरे धीरे वो एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा, किसी से डर नहीं लगेगा, कोई अननोन फेस सिचुएशन को समझने में डर नहीं लगेगा उसको, अननोन जगह पे स्पीच देने के लिए डर नहीं लगेगा, कभी भी उसको कुछ कहने को बोलो कह देगा, क्योंकि एवरीडे वो तो पढ़ा रहा है, सेम स्पीच वो दे रहा है किसी को भी। अंडरस्टूड? Yes, Purva ji, you are asking something? Sir, why not opposite gender? Told?
ऑपोजिट जेंडर, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, ऑपोजिट जेंडर आ जाता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ठीक है, तो रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, ठीक है, और भी कई सारा लव वाला बीमारियां शुरू हो जाता है, ठीक है, उन सब जगह पे। ओके सर। छोटा बच्चा है ना, उसको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ। आप जो बता रहे थे पेट का स्ट्रेस का जो रहता है प्रॉब्लम, ई का जो देना है, ई का जो थेरापी, ई एल का जो थेरापी है, वो सब एज में काम करेगा? क्योंकि वो एक साइकोसोमेटिक ही है, जो भी काम करेगा। कभी कम हो सकता है, काम का फ्रीक्वेंसी कभी कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, लेकिन काम ऑब्वियसली करेगा। ओके, ई एल जो सेम थेरापी ELY हाँ कर सकते हो या यू शेप कर सकते हो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि जरूरत के हिसाब से, किसी के हैंडराइटिंग में कंट्रैक्शन का इम्बैलेंस रहता है, किसी के हैंडराइटिंग के एक्सपेंशन का इम्बैलेंस रहता है, ठीक है, तो उसी के ऊपर डिपेंड करके धीरे धीरे यू शेप धीरे धीरे स्क्वीज से वाइड होता है और वाइड से धीरे धीरे स्क्वीज्ड होता है, इस तरीके से हम देते हैं। लेकिन इन सब का साइड इफेक्ट होता है, इसलिए मैं वो ओपनली वेबिनार में नहीं दिखाता हूँ ये सब डिटेल में, अंडरस्टूड, नहीं तो मिसयूज कर सकता है बहुत लोग। नहीं, जनरली पूछ रही मैं, जनरल। हाँ, वो जनरली आप एक कनेक्टिंग एस करवा सकते हो या यू शेप करवा सकते हो या ई थेरेपी कर सकते हो, ये वाई थेरेपी कर सकते हो, इन सब का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन इफेक्ट मतलब हाँ, रिस्पॉन्स आएगा, इफेक्ट होगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा। हाँ ऑब्वियसली। एंड बहुत सारा और भी कई सारा थेरेपी मैंने पहले भी वेबिनार में दिखा चुका हूँ, तो वो सब थेरेपी का साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं है। नहीं, अभी इंटेस्टाइन की आपने बात की ना, तो मतलब हाँ, इंटेस्टाइन के लिए ये तो बहुत अच्छा थेरेपी है। हाँ, थैंक यू। ठीक है, अगर कोई नया है तो उसका नंबर आप मुझे व्हाट्सएप में दे सकते हो, मैं अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा उसका नाम, ठीक है। एनीवे, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलेंगे, नेक्स्ट संडे। थैंक यू ऑल। ओके मिस्टर मैम, Thank you all. थैंक यू सो गुड मच। नाइट गुड नाइट। Good night, sir. Thank you. गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू सर।